बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पहले भी बताया था कि सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर आफ्टर शॉक्स का सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा, टांगें कांपने लगी। पता चलता है कि सबसे बुरा हाल खुद जनाब सुहेल वड़ाइच का है, जिन पर कई तरह का दबाव पड़ना शुरू हो गया है। नून लीग की वज़रा अलग उनसे शिकवे कर रहे हैं और हुक्मरान जमात के फ़िक्री असासों ने तो जनाब सुहेल वड़ाइच के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर दिया है, जिस पर उन्होंने एक और कॉलम लिखा है जिसमें तंज़िया अंदाज में अपनी गलती का ऐलान करते हुए उन्होंने हुकूमत को मज़ीद आईना दिखाने की कोशिश की है। अपने आज के कॉलम में जनाब सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि गुज़िश्ता कॉलम में इस निगोड़े सहाफ़ी ने इंतबाह किया था कि अगर मुआशी पॉलिसियाँ ना बदली गईं तो माली साल के पहले महीने से ही ज़वाल शुरू हो जाएगा, मगर ये ना मुझे रास आया ना ही हुकूमती बज़र जमहूरों को। सो अब मैं वजाहत कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने ना कभी ज़वाल पज़ीर होना है, ना अगली सदी तक उसके रुखसत होने का कोई इम्कान है। मेरी आँखों पर पर्दा पड़ गया था, मैंने लिख दिया था कि बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ गई है और सनतें बंद पड़ी हैं। अब हुकूमती इश्तिहारात से मेरी आंखें खुली हैं तो मुझे पता चला है कि मुल्क की इक़्तिसादियात तो बूम कर रही हैं, मुल्क तो उड़ान में है, बेरोज़गारी का नामो निशान तक मिट चुका है, महंगाई का रुझान पाकिस्तान में नहीं अफ़गानिस्तान में है। ये सब मेरी गलत फहमी थी। सनतें भी भारत में बंद हो रही हैं जहां बिजली सस्ती है, पाकिस्तान में तो सनतों का धुआं पहले से बढ़ गया है। अपने कॉलम का इख्तिताम नाज़रीन वो इन सतूर से कर रहे हैं। लिखते हैं कि जी फिर इंतबाह कर रहा हूँ कि बंद कमरों से बाहर निकल कर आवाम में आए, ना आपकी मईशत ठीक है और ना सियासत, आप किसी गलत फहमी में है क्योंकि मुखालिफ हवाएं चलने लगी हैं। अच्छा नाज़रीन, नून लीग के लिए नरम गोशा रखने वाले एक और जो आम तौर पर इमरान खान पर तनकीदी नज़र रखते हैं, उनके करीबी अजीज़ जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी भी आने वाले हालात के बारे में कुछ निशानदेही कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो भी सुन लें। वो कहते हैं कार जहाँ और दुनियावी मसाइल ने मुमलिकत का जो इक़्तिसादी मुस्तक़बिल है वो गैर यकीनी बना रखा है। चुनांचे आए दिन हुकूमत की नालायकियों को मुनज़्ज़म अंदाज में बज़रिया सोशल मीडिया नुमाया किया जा रहा है। वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है कि नालायक हैं। पंजाब के वज़रा पर करप्शन के बेहंगम इल्ज़ामात की भरमार भी मार्केट में चारसू फैली हुई है। पीपल्स पार्टी से मुक़्तदरा की रंजिशों की तवील फहरिस्त अलहदा से मौजूद है। जब ऐसे सारे कवायफ मुरतब हो जाएं तो मानने में हर्ज नहीं कि मौजूदा हुकूमत पर नज़ा का आलम तारी है। मेरा वाहमा है कि मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 सर पे आन पहुँचा। आपको याद होगा कि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई थी। अच्छा नाज़रीन, तब्दीली की हवाओं का जिक्र है तो इस्लामाबाद में बावसूख ज़राए अभी तक इस खबर पर कायम है कि मौजूदा हुकूमत की अफादियत बजट पास होने तक है, उसके बाद एक बड़ी तब्दीली जो है वो नज़र आएगी। ये तब्दीली खुशी नहीं मजबूरी में लाई जा रही है। हुकूमत ने माशी तौर पर मुल्क को इस मकाम तक पहुँचा दिया है कि अब इस सेटअप की सर्जरी के बगैर इसकी बका मुमकिन नज़र नहीं आ रही। PTI की क़यादत भी ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू कर रही है उसके मुताबिक भी उनकी सख्तियाँ ख़त्म होने वाली हैं। PTI क़यादत का कहना यह है कि इस बार दूसरी जानिब से जो संजीदगी दिखाई जा रही है उसका इज़हार 4 साल पहले या इन 4 सालों में कभी नहीं देखा गया था। ज़राए का ये कहना है कि PTI के पस पर्दा मामलात का इसलिए भी कामयाबी का इम्कान ज़्यादा लग रहा है कि पहली बार इमरान खान के मौक़िफ़ में ज़रा सी लचक नज़र आ रही है। फ़िलहाल इस पूरी डेवलपमेंट का कोई भी फ़रीक खुलकर इजहार नहीं कर रहा। पस पर्दा क़ुव्वतों ने ख़दशे का इजहार किया है कि जब भी बैक चैनल मुज़ाकरात की खबर पब्लिक डोमेन में आती है तो मामला ख़राब हो जाता है। इसलिए कोई फ़रीक भी पीछे होने वाली बातचीत को सामने नहीं ला रहा। ज़राए का कहना यह है कि जुमेरात की रात भी इमरान खान को मुज़ाकरात के सिलसिले में ही जेल से लाया गया था। इमरान खान से जिन लोगों ने मुलाकात की वो पहले भी 2 बार जेल में इमरान खान से मिल चुके हैं। इस रात होने वाली मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे। एक और ज़रिए के मुताबिक इमरान खान की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के 4 रुकनी वफ़द से भी मुलाकात करवाई गई है। इस 4 रुकनी वफ़द में 2 अरकान का ताल्लुक़ अमरीका और 2 का बरतानिया से था।
अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दूँ कि जिस शख्सियत जिस अमरीकी पाकिस्तानी शख्सियत ने अब तक इमरान खान से सबसे ज़्यादा मुलाकातें की हैं, जब ये ख़बर मेरी नज़र से गुज़री है तो मैंने उस शख्सियत से रब्ता किया, तो उन्होंने आगे सिर्फ मुझे जो एक थम्स अप का निशान होता है वो भेज दिया। उसके बाद जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने आगे किसी से बात की, तो जो मैंने लिखा था कि ये हो रहा है, तो वो एक पोस्ट की शक्ल में भी वायरल है वो बात। तो जो उनको जवाब मिला और जो उन्होंने मुझे भेजा वो ये था कि ये सारी बातें दुरुस्त नहीं हैं और सारी बातें गलत भी नहीं हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर तो ये वही शख्सियत हैं, वही पाकिस्तान अमरीकी हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, तो फिर उनकी तरफ से तो मुझे ये जवाब आया। अच्छा नाज़रीन, अलबत्ता इस बात की तस्दीक नहीं हो रही कि इस मुलाकात में सुहेल अफरीदी भी मौजूद थे या नहीं। हो सकता है कि वो भी मुलाकात में मौजूद हों। अलबत्ता ये बात पूरे यकीन से कही जा सकती है कि बैरिस्टर गौहर इस मुलाकात में मौजूद थे। PTI की आदत जो कुछ पस पर्दा कर रही है, ये मुमकिन नहीं है कि हुकूमत को इस बारे में इल्म ना हो। सुहेल वड़ाइच के कॉलम पर नून लीगी की आदत का गैर मामूली रद्द-ए-अमल, और फिर आज कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात की अचानक दावत दे दी, बड़ी ऑकवर्ड से अंदाज में, उससे अंदाज़ा होता है कि हुकूमत अपने बचाव के लिए हाथ पांव ज़रूर मार रही है। अच्छा नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कहीं का नहीं छोड़ा। यूँ कहिए इमरान खान के बयानिए पर बिलावल भुट्टो ने भी मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फार्म 45 पर नून लीग को सिर्फ 3 नशस्तें मिली, जिसकी बुनियाद पर अब वो हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। बिलावल ने कहा कि नून लीग इंतखाबी मुहिम में गिलगित को लाहौर बनाने के वादे करती रही, क्या वो ये तो नहीं कहना चाहते कि जिस तरह उन्होंने लाहौर में हुकूमत बनाई है उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि जीबी के हल्का दियामिर में नून ने उनकी जमात का उम्मीदवार जो है वो JUI के उम्मीदवार से हार गया दियामिर में, और मगर JUI के उम्मीदवार का रिज़ल्ट जो है बकौल बिलावल के वो इसलिए रोक लिया गया क्योंकि नून लीगी हुकूमत को ख़दशा था कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पार्टी से, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर लेंगे। बिलावल भुट्टो साहब, ये सच अगर आप उस वक्त ज़बान पर लाते जब आपके अपने मफादात पर ज़रा सी चोट पहुंची है तो उस वक्त आप लेके आए हैं। अगर ऐसा ना होता तो बिलावल को भी सच बोलने की तौफीक ना होती। बिलावल ख़ुद अपने किरदार का ज़रा एहतसाब करें, क्योंकि वक्त पर सच बोलने का ख़ुद उन्हें और उनकी जमात पीपल्स पार्टी को कितना फ़ायदा होता। अगर बिलावल 2024 के आम इंतखाबात के नताइज के फ़ौरी बाद ही ये कह देते कि जी पंजाब और वफाक में नून लीग को मैंडेट नहीं मिला, तो फिर मुल्क पर एहसान के साथ बिलावल अपनी सियासत को भी अवामी रंग दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। बहरहाल वो चले, नौजवान बिलावल को तो छोड़ें, 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही अगर ये तस्लीम कर लेते कि वो लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार गए और वो धांधली वाली सीट कबूल नहीं करेंगे, तो आज वो सियासी तौर पर इस तरह बेआबरू ना हो रहे होते। तारीख़ का सबक यही है कि वक्त गुजरने के बाद बोला गया सच भी जो है वो सच नहीं बल्कि एतराफ़ जुर्म बन जाता है। अच्छा नाज़रीन, वफाकी बजट आने पर हर तरफ से मायूसी का इज़हार किया जा रहा है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ ही अर्ज़ कर दिया था कि मेरी बजट में कभी भी रत्ती बराबर भी दिलचस्पी अब नहीं रही, गए वक्तों में हुआ करती थी। सिवाय वफाकी वज़रा के किसी को भी बजट से कोई उम्मीद नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस बजट के बाद मईशत का पहिया तेज़ी से घूमने लग जाएगा। वाह! अलबत्ता बजट से पहले वो अखबारात में इश्तिहारात के ज़रिए ये दावा कर चुके हैं कि मईशत की गाड़ी फराटे भर रही है। पता नहीं इस शानदार बजट के बाद मईशत की गाड़ी को और कितना तेज़ भगाना है। इस भाग दौड़ में हुकूमत ही कहीं पीछे ना रह जाए, ये सवाल हर एक की ज़बान पे है। बहरहाल बजट में अशराफिया के हकूक़ का टका के तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। ऐवान सदर के अखराजात के लिए बजट में 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। ऐवान सदर के लॉन्स और ग्राउंड्स की देखभाल के लिए 10 करोड़ 81 लाख रुपए, मोटर गेट के अखराजात के लिए 14 करोड़ 68 लाख रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आज़म हाउस के लिए 90 करोड़ के लगभग रकम रखी गई है। दूसरी तरफ आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोल और डीज़ल पर लेवी वो 1676 अरब रुपए जो हैं वो वसूल किए जाएंगे। ये समझ लें, ये समझना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि ये जो लेवी आती है ये पेट्रोल की कीमत नहीं होती,
कीमत के अलावा पेट्रोल पर जो टैक्स लगता है और टैक्सों के बाद फिर लेवी लगती है, इस लेवी की मद में 1676 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। दूसरी तरफ बजट में अशराफिया पर लगने वाला सुपर टैक्स या तो ख़त्म कर दिया गया है या उसकी शरह बहुत कम कर दी गई है। जहाज़ की बिज़नेस क्लास की टिकट पर लगाए गए टैक्स भी वापस लेने की तजवीज़ है। ये काम भी ऑब्वियसली अशराफिया को खुश करने के लिए किया गया है, मगर बताया ये जा रहा है कि इस इक़दाम से मुल्क में सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। पूरा वफाकी बजट जो है वो इसी तरह के तमाशों का मजमुआ है, जैसे लोगों को समझ आए उन्हें पता चल जाएगा नाज़रीन कि ये बजट ने, हुकूमत ने अवाम को तिगनी का नाच नचाने का जो मनसूबा बनाया है उसको दस्तावेज़ी शक्ल दी गई है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब्र व तहम्मुल से महंगाई का मुकाबला करने पर पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का शुक्रिया अदा किया है। चलो इसी बहाने वज़ीर-ए-आज़म ने ये तो मान लिया ना कि मुल्क में महंगाई है, वरना इससे पहले इश्तिहारात के ज़रिए बताया जा रहा था कि मुल्क में महंगाई जो है वो 50 साल की कम तरीन सतह पर है। पिछले 4 साल से हुकूमत को हमेशा अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के ज़रिए अवाम को बतानी पड़ती है, क्योंकि ग्राउंड पर यह कारकर्दगी कहीं किसी को नज़र नहीं आती। मिसाल के तौर पर हुकूमत तवानाई के शोबे में कारकर्दगी का क्रेडिट लेती है, बताया जाता है और कि जी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की कारकर्दगी काबीना में सबसे बेहतर है। इस बेहतर कारकर्दगी का अंदाज़ा नाज़रीन इस बात से लगा लें कि पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बैंकों से कर्ज लेने और बिलों पर 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट सरचार्ज के बावजूद कम नहीं हो सका और दोबारा बढ़कर 1840 अरब रुपए तक पहुंच गए। हुकूमत ने गर्दिशी कर्ज की अदायगी के लिए 18 कमर्शियल बैंकों से 1225 अरब रुपए कर्ज लिया था। ये कर्ज 5 से 7 साल के दौरान बैंकों को वापस किया जाना था, जिसके लिए हर सारिफ को फ़ी यूनिट बिजली पर 3 रुपये 23 पैसे सरचार्ज अदा करना पड़ रहा है। लेकिन गर्दिशी कर्जा जो है वो फिर भी बढ़ गया, यानी मुल्की मामलात कहना चाहिए ऐसे नाहलों के हाथ दे दिए गए हैं कि अगर उन्हें कानून का ख़जाना भी दे दिया जाए तो भी ये मुल्क को दिवालिया करके ही छोड़ेंगे। अच्छा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल अब भी तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रात रावला कोर्ट के बाहर धरना देकर बैठे मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की खबरें तवातर से चल रही हैं। हुकूमत के करीब समझे जाने वाले बेशतर सहाफ़ी यही बता रहे हैं कि किसी भी वक्त मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, और जिसके बाद बहुत सारे मुजाहिरीन इधर उधर भी हो गए, मगर फिर भी कुछ देर बाद वो दोबारा इकट्ठे होते हुए नज़र आते हैं, मगर पहले से भी बड़ी तादाद में आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके साथ ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। ये भी दावा किया जा रहा है। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत का कहना यह है कि उनके धरने में औरतें और बच्चे इसलिए आए हैं ताकि उनकी तरफ से यह पैगाम जाए कि वो पुरअमन है और कोई खून खराबा नहीं चाहते। इस मौके पर कल अदम एक्शन कमेटी के रहनुमा उमर नज़ीर कश्मीरी ने जो तकरीर की है वो भी सताइश के काबिल है। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई ना पाकिस्तान की फ़ौज से है, ना पाकिस्तान के इदारों से है, ना पाकिस्तान की आवाम से है, और इस तरह की लड़ाई के मुतालिक वो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा उनका एहतजाज सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी ज़रूरतों के हसूल के लिए है। उमर नज़ीर कश्मीरी के इस खिताब के बाद मेरा ख्याल है कि मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की कोशिशें मज़ीद तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। एक्शन कमेटी की क़यादत से बामकसद बातचीत ज़रूर शुरू की जानी चाहिए। हो सकता है कि बैक चैनल पर यह बातचीत जारी भी हो, मगर इस सूरत हाल से जल्द अज जल्द निकलने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सरहद पार बैठे दुश्मन को ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि वो कोई अपना गंदा और घिनौना खेल खेल सके। नाज़रीन, आखिर में अब्बास कमर के चंद अशार। तन्हाई की तलवार है और सर है हमारा, तन्हाई की तलवार है और सर है हमारा, ये जंग का मैदान है या घर है हमारा। हम तो दरे उम्मीद पे ऐसे ही पड़े हैं, और आपको लगता है ये बिस्तर है हमारा, और आपको लगता है ये बिस्तर है हमारा। खुतबे की इजाज़त नहीं देती है खामोशी, खुतबे की इजाज़त नहीं देती है खामोशी, वरना तो एक आवाज़ पे मिंबर है हमारा। हम भीड़ में तन्हा जो नज़र आते हैं तुमको, हम भीड़ में तन्हा जो नज़र आते हैं तुमको, तन्हाई में देखो हमें लश्कर है हमारा, तन्हाई में देखो हमें लश्कर है हमारा। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।